आप सभी का शाम के 7 बज चुके हैं और सत्याग्रह लेकर हाजिर हूं आपके साथ मैं पूजा सचदेवा। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे, जहां निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब भाजपा की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और निकाय का रिजल्ट आने के बाद महज 10 दिनों के अंदर भाजपा ने 6 क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठकें की हैं और अब भाजपा का जोर जिलों में संगठन की मजबूती पर है। लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को फतह करने के लिए भाजपा ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 6 क्षेत्रों में संगठनात्मक बैठक के बाद अब भाजपा ने जिलों पर फोकस कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में भाजपा के जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। भाजपा ने इसके लिए मंथन शुरू कर दिया है। निकाय चुनाव के परिणाम बदलाव का आधार बनेंगे। तकरीबन 35 जिलों के अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बदल सकते हैं। इसके अलावा कुछ मोर्चों को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकते हैं। जाहिर है भाजपा ने मिशन 80 के फतह का पूरा खाका खींच लिया है ताकि 2024 में जीत की बड़ी लकीर खींची जा सके। निकाय चुनाव के नतीजे से आप लोग उत्साहित हैं? लग रहा है कि 2024 में जो आपने टारगेट रखे उसे अचीव कर लेंगे? हाँ, तो आप लोगों का भी यही कहना है और प्रदेश की जनता भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे हम पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। इन सब के अलावा भाजपा 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है, जिसके जरिए पार्टी कार्यकर्ता लोगों को पार्टी की नीति और नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुँचाएंगे। और देखिए, निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर अब भाजपा, सपा और बसपा में मंथन का दौर चल रहा है। कांग्रेस भी सोमवार को निकाय के नतीजों की समीक्षा करने वाली है। 2024 के लोकसभा से पहले संगठन में बदलाव की भी प्लानिंग की जा सकती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में भले बड़ी जीत हासिल कर ली हो, लेकिन यूपी के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने काफी खराब प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए कांग्रेस सोमवार को समीक्षा बैठक करने वाली है ताकि 2024 के लोकसभा संग्राम के लिए तैयार हो सके। इसके लिए संगठन में बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस 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 कहने के लिए लोग निकल पड़े और यही सबसे बड़ी परेशानी आज की वर्तमान सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। हालांकि निकाय चुनाव में कांग्रेस के अपेक्षित परिणाम न मिले हों, लेकिन ब्रिजलाल खाबरी का मानना है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति लोगों में फिर भरोसा दिखा है। लोगों में ये चेतना आई है, तिरंगा झंडा लेकर के कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप झंडे को लेकर के वार्ड बाई वार्ड घूमे हैं। वहीं भाजपा के विपक्षी एकता पर हमले को लेकर ब्रिजलाल खाबरी ने कहा कि कर्नाटक जीत के बाद भाजपा डरी हुई है। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरीके से डरी हुई है कि देश छोड़ के भी लोग भागने लग गए। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस जोश और उत्साह के साथ भरी हुई है। सोमवार को निकाय चुनाव के परिणामों की समीक्षा के बहाने 2024 के संग्राम का भी रोड मैप तैयार कर सकती है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों पर भर्ती विज्ञापन को लेकर विवाद छिड़ गया और अब इस विवाद में अपनों ने ही भाजपा सरकार पर सवाल उठा दिए। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1486 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती को लेकर निकाले गए विज्ञापन पर संग्राम छिड़ा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही इस भर्ती के विज्ञापन पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन अब भाजपा के सहयोगी भी चुनौती दे रहे हैं। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मांग की है ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा से संबंधित विभाग की ओर से भेजे गए अभियाचन की जाँच करवाकर ओबीसी के लिए आरक्षण पदों की सूची जारी करवाई जाए। इससे पहले अखिलेश यादव और सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरने का काम किया था। अनुप्रिया पटेल के लेटर को कांग्रेस ने भी भाजपा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी ने भाजपा पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाया। ये एससी और ओबीसी के लोग अगर आरक्षण पर ही इकट्ठे हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तो बाजे बजा देंगे, लेकिन ये कब इकट्ठे होंगे ये इनका ठिकाना नहीं है। 16 मई को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें ओबीसी और एससी के लिए आरक्षित पदों की संख्या पर सियासत में शोर मचा हुआ है। सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात भले ही बिहार और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच हुई, लेकिन पारा यूपी का गर्म हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले। एक महीने में दोनों मुख्यमंत्रियों की ये दूसरी मुलाकात है। नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। नीतीश कुमार ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश को संविधान के खिलाफ बताया। सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं। इधर दिल्ली को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने ट्वीट्स में लिखा है कि दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है। ये बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है। बीजेपी जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी करारी हार होगी, इसलिए जनता से पहले ही बदला ले रही है।
जाहिर है कर्नाटक के मन से दूरी बनाने वाले अखिलेश ने केजरीवाल का समर्थन किया है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि विपक्षी लामबंदी से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय मोर्चा, दिन ये मोर्चा, दिन वो मोर्चा, इसका कोई मतलब नहीं है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे हम पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। दरअसल शनिवार को कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने शपथ ली थी, जिसमें 19 दलों को न्योता भेजा गया था। 18 दलों के नेता शामिल भी हुए थे, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे। और चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। वीर सावरकर की जयंती पर केंद्र सरकार नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाली है, लेकिन राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन की मांग करके नई सियासत को हवा दे दी। नई संसद भवन की भव्य इमारत बनकर तैयार है। इस महीने की 28 तारीख को इस नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस बीच नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इमारत के उद्घाटन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल के ट्वीट पर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गांधी परिवार को पीएम मोदी के हर काम से दिक्कत है। मोटी बात यह है कि ये पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का है। आज देखिए कितना कर्तव्यपथ बन गया। सब बढ़िया बनता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कोई काम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती है। उनको शुभकामना। बता दें कि विदेश दौरे से कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने नई संसद भवन का जायजा लिया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई। आपको ये भी बता दें कि नया संसद भवन करीब 65,000 वर्ग मीटर में त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है, जहाँ पर एक बड़ा लोकसभा हॉल है जिसमें 888 सीटों तक की अधिकतम क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा हॉल में 384 सीटों तक की अधिकतम क्षमता होगी। साथ ही संयुक्त सत्रों के लिए लोकसभा हॉल में 1280 सीटें हो सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में बने 9 नवीन मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में 9 नवीन मंदिरों में देव विग्रहों की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की। देवी देवताओं की प्रतिमाओं का पट अनावरण होने के साथ ही समूचा मंदिर परिसर भक्तिमय जयकारों से गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की पूर्ण आहुति के संगम पर पूरा हुआ। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि स्थापित मूर्तियां देव विग्रहों का प्रतीक बन चुकी हैं। यहाँ पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं। उन सब से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ का पुण्य आप सबको प्राप्त हो। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में बने 9 नए मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक अनुष्ठान 2 चरणों में 8 मई को ही प्रारंभ हो गए थे। प्रथम चरण में श्री शिव महापुराण की कथा हुई, तो दूसरे चरण में 15 मई से श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। मंदिरों में देव प्रतिमाओं का विराजमान होना और मंदिर की साइज के अनुरूप देव विग्रह भी हो, सभी मूर्तियों को कैसे स्थापित करना है। बहुत मूर्तियां अगर यद्यपि वे अब तो साक्षात यहाँ पर उन देव विग्रहों का प्रतीक बन चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को ही गोरखनाथ मंदिर में आ गए थे। तब से वो लगातार सभी अनुष्ठानिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। सभी 17 नगर निगम के मेयर की शपथ के बाद लखनऊ में मेयर और पार्षद की एक बैठक बुलाने की तैयारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। यूपी में निकाय चुनाव की बम्पर जीत के बाद भाजपा का फोकस शहरों को विकास की नई इबारत लिखने का है, जिसके लिए भाजपा अभी से ही रणनीति पर जुट गई है। अब सभी 17 नगर निगम के मेयर की पाठशाला लगाने की तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि लखनऊ में सभी मेयर और पार्षदों की बैठक होगी, जिसमें सभी मेयर को नगर विकास विभाग प्रशिक्षण के जरिए उनके अधिकार बताए जाएंगे। साथ ही शासन स्तर से विकास कार्य के मिलने वाले पैसे की भी जानकारी दी जाएगी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 13 मई को यूपी की सभी मेयर सीटों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी मेयरों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी नहीं हुआ है। हालांकि नगर विकास विभाग ने नगर निकायों के गठन की अपनी तैयारी पूरी कर ली है और 1 से 2 दिन में मेयरों की आधिकारिक सूचना जारी हो सकती है। इस बैठक का मकसद सभी मेयर को उनका अधिकार और कर्तव्य समझाना है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सभी महापौर से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने मेयरों को कुछ अच्छा और कुछ नया करने का मंत्र दिया था। शहर की सत्ता में काबिज होने के बाद भाजपा का मकसद शहर के विकास का नया मॉडल पेश करना है, जिस पर भाजपा सभी मेयर को ट्रेनिंग देगी और लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के शहरों का नया मॉडल पेश करने की कोशिश की जाएगी। वृंदावन के सप्त देवालयों में शामिल ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में अमर्यादित वस्त्र पहनकर दर्शन करने आने वालों पर रोक लगा दी गई है। मंदिर के गेट पर पुरुष और महिलाओं से ऐसे वस्त्र न पहनकर आने की अपील का बोर्ड लगा है। श्री कृष्ण की नगरी में एक पोस्टर बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में मंदिर प्रबंधक द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वह मर्यादित वस्त्र पहनकर ही मंदिर में आएं।
इस पोस्टर को गौर से देखिए, जिस पर लिखा है मंदिर में मर्यादित वस्त्र ही पहनकर आए। बता दें कि वृंदावन में प्रसिद्ध सप्त देवालय में से एक श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रबंधक द्वारा एक पोस्टर चिपकाया गया है, जहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से मर्यादित वस्त्र पहनकर आने की अपील की गई है। मंदिर के सेवायत का कहना है कि ठाकुर हमारे आराध्य हैं और आराध्य के सामने छोटे वस्त्र पहनकर आना उचित नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं है कि मंदिर में छोटे छोटे कपड़ों को लेकर पोस्टर चस्पा किया गया हो। इससे पहले भी कई मंदिरों में इस तरह की बातें सामने आई हैं। हाल ही में मुजफ्फरनगर के बालाजी मंदिर में प्रबंधन कमेटी ने मंदिर परिसर के बाहर और अंदर नोटिस बोर्ड लगाया था, जहां पर लिखा है कि कोई भी महिला या युवती मंदिर परिसर में जीन्स, स्कर्ट, टॉप और कटे फटे वस्त्र पहनकर नहीं आएंगी। वहीं अलीगढ़ के ऐतिहासिक गिरिराज जी मंदिर में भी श्रद्धालुओं के ड्रेस कोड के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जहां महंत का मानना है कि अशोभनीय वस्त्र पहनने से पूजा करने आए भक्तों का ध्यान भटकता है। आज से हज यात्रा शुरू हो गई है। लखनऊ से हज के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भी भर ली है। हज यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग रवाना हुए हैं। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। लखनऊ के हज हाउस से यात्री बस के जरिए एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। मंत्री दानिश आजाद अंसारी, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर और हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबने मुबारकबाद पेश की है और सबकी गुजारिश की हमारे हाजी भाइयों से कि सब मुल्क की तरक्की के लिए, अमन चैन भाईचारे के लिए दुआ करें। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी को शुभकामनाएं भेजी हैं। ऊपर वाले से भी दुआ करता हूं कि वो लोग ईमान लेकर के आएंगे और अपने देश के लिए, अच्छाई के लिए, देश की भलाई के लिए, इंसानों की भलाई के लिए दुआ मांगेंगे। सरोजनी नगर में बने हज हाउस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पहली फ्लाइट से 298 लोग रवाना हुए। हज हाउस में टीकाकरण का इंतजाम किया गया था। हज यात्रियों के रुकने के लिए एसी रूम की व्यवस्था की गई थी। 12 साल से कम उम्र के बच्चे हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। यहाँ की माशाअल्लाह बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था किया है। यूपी में इस बार 26,786 लोग हज यात्रा करेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट से 13,000 यात्री हज जाएंगे। देश भर से इस बार 1,75,025 लोग हज यात्रा करेंगे। पिछले साल कोविड की वजह से कम लोगों ने हज यात्रा की थी, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में हज यात्रा के लिए लोग रवाना हो रहे हैं। 2000 के नोट को लेकर लोगों में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। कई जगह तो ऐसी है जहां पर लोग 2000 के नोट लेने से मना कर रहे हैं और ऐसी एक घटना हुई है लखीमपुर खीरी में, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी ने तेल भरवाने आए एक शख्स से 2000 का नोट लेने से मना कर दिया। अगले सर्कुलर तक जब तक मुझे कोई आदेश नहीं मिलेगा तब तक मैं 2000 का नोट नहीं ले सकता। 2000 के नोट लेने से मना करने वाला ये शख्स लखीमपुर खीरी के पेट्रोल पंप कर्मचारी है, जो 2000 के नोट को लेकर हुए आरबीआई के फैसले की आधी अधूरी जानकारी के साथ लोगों को परेशान करने में जुटा है। जिस नोट का सर्कुलेशन 30 सितंबर के बाद बंद होने वाला है, उसे ये पेट्रोल पंप कर्मचारी अभी से लेने से मना कर रहा है। और जब इसकी शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त हिदायत दी। समस्त पेट्रोल पंप संचालकों एवं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल तथा आईओसीएल कंपनी के सेल्स अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी पंप संचालक किसी भी उपभोक्ता को 2000 रुपया की नोट लेने से मना नहीं करेगा। हालांकि वीडियो वायरल होने और जानकारी लेने के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 2000 के नोट लेना शुरू भी कर दिया। उसके बाद में पता किया गया तो पता चला ये है कि 2000 का नोट मार्केट में है, अभी चलता रहेगा जैसे चल रहा था। बता दें कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार 23 मई से 30 सितंबर के बीच 2000 के नोट बदले जाएंगे। एक बार में 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए तक बैंक से बदल सकते हैं। हालांकि खाते में जमा करने के लिए कोई तय सीमा नहीं है। नोटों को बदलने के लिए न कोई फॉर्म भरना पड़ेगा और न ही किसी पहचान पत्र की जरूरत होगी। जोशीमठ में दरारें फिर एक बार डराने लगी हैं। अब बामनी गांव में पैदल मार्ग पर भूस्खलन से दरारें आ चुकी हैं। इन दरारों की वजह से लोगों में दहशत है। तस्वीरें जोशीमठ के बामनी गांव की हैं, जहां जमीन पर पड़ी ये दरारें डरा रही हैं, जिसके बाद से जिलाधिकारी ने खतरे को देखते हुए 7 दुकानों को शिफ्ट किया। सभी दुकानदारों को नगर पंचायत के अस्थायी दुकानों पर शिफ्ट किया गया है। आरोप है कि यहां पर खतरा बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों की वजह से बढ़ा है, जिससे लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों की मांग है कि यहां पर सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जाए ताकि आने वाले दिनों में खतरा और न बढ़ सके। जोशीमठ में विनाश की दरारों की कहानी कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जोशीमठ ऐसे संकट का सामना कर चुका है, लेकिन अभी तक जोशीमठ में हुए नुकसान की ना तो भरपाई हो पाई और न ही लोग स्थायी रूप से विस्थापित हुए। ऐसे में बामनी गांव में पड़ रही ये दरारें एक बार फिर से उस दहशत की दस्तक है जो इस गांव के लोगों के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। दरअसल बद्रीनाथ धाम के लिए करीब 424 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया। बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक तौर पर विकसित करने की योजना है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के काम की वजह से इस गाँव पर मुसीबत आ गई है। उम्मीद है कि जल्द ही इस गाँव को राहत मिलेगी और दरारों वाली दहशत से छुटकारा जोशीमठ पाएगा।
चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मौसम के संकट के बीच भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में लोग चारधाम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में बार बार मौसम मुसीबत बन रहा है, लेकिन भक्तों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। ठंड और बारिश के बीच तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भी तीर्थयात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था की हुई है। चारधाम यात्रा में अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और मैं बताऊंगा, यमुनोत्री के अंदर कपाट खुलने के बाद 2,17,700 लोगों ने 704 लोगों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री में 2,41,722 और केदारनाथ में 4,07,328। यमुनोत्री धाम में करीब 2 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं, तो वहीं बाबा केदार के दर पर करीब 4 लाख श्रद्धालु ने माथा टेका। बद्रीनाथ धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का इन तस्वीरों को देखकर ही बनता है। बद्रीनाथ हाईवे पर गाड़ियों की भीड़ है। सिरोपगढ़ में हाईवे संकरा होने की वजह से जाम जैसी स्थिति बनी है। इस रूट से लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब पहुंच रहे हैं। हालांकि खराब मौसम की वजह से केदारनाथ धाम में 25 मई तक रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। फिर भी श्रद्धालु भारी संख्या में चार धाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।